हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आपको पता होगा कि ये जो सीरीज चल रहा है वो स्पेशल पीवाईक्यू है, जो कि हमने देखा हुआ है इससे पहले 2-3 वीडियोस, जिसमें हम फिलहाल तो ज्योग्राफी लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो भी चीजें दिखाई गई है वो हम कवर करने वाले हैं, और सभी कुछ एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया कि बीपीएससी के अलग अलग पेपर्स में। ठीक है, तो आज का टॉपिक सबसे पहले रहने वाला है चट्टान और सैल एवं मृदा, इसको, और उसके बाद हम देखेंगे नदियों द्वारा और जो भी सिंचाई के नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो देखने वाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देख, तो सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि गंगा का मैदान से भरा हुआ है, किस टाइप की मिट्टी से भरा हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो दिया गया था उसमें आप देखोगे तो जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल करेक्ट होगा। और जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा लाए गए तलछट, जिसे हम लोग सेडिमेंट्स इंग्लिश में कहते हैं, इससे होता है। ठीक है, और जो जलोढ़ मिट्टी होता है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। राइट। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक है, बांगर। और नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है। तो ये आपने तो पढ़ा ही होगा, खादर और बांगर, कई बार हमने भी बात किया हुआ। राइट। चलिए, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मृदा का पलवार करना संबंधित है। तो मृदा का पलवार करना संबंधित होता है कि खरपतवार को बढ़ने से रोकने से मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी में, मृदा की नमी को बनाए रखने में इसका मतलब होता है। ठीक है, मृदा का पलवार। काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, काली मिट्टी जनरली हम देखते हैं कि कर्नाटक, गुजरात, अब ये ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, कर्नाटक, गुजरात, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाडिंद का मैदान स्थित है। बाडिंद का मैदान जो स्थित है वो कोसी महानंदा तथा संकोस नदी के मध्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में देखिए दिया गया कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में काली मिट्टी देखने को मिलता है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। वह प्रदेश जहां क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में क्षारीय मिट्टी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि करेवा जो मृतिका है, जो जफरान यानी कि केसर के लिए एक स्थानीय प्रकार होता है, केसर का स्थानीय प्रकार जफरान जिसको कहते हैं, के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। तो केसर के लिए करेवा मिट्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कश्मीर, हिमालय में देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी। दुमटी या फिर लोम मिट्टी में मिट्टी का मिलता है बालू, चिकना और 500 कण, ये सब मिलता है। ऑप्शन रहेगा तो आप आराम से कर पाएंगे। पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है किस मिट्टी से? किस मिट्टी में? तो चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पौधे को पानी मिलता है। चलिए, इसके बाद आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि केसिका यानी कि कैप्रिलिस जो होता है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो केसिका सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में प्रभावशाली होती है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा होता है महाराष्ट्र में, यानी काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कपास के लिए फेमस है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुरानी कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। और तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, ये ऊपर में आपको बताया था। गंगा के जलोढ़ में जो मृदा है इसकी गहराई भूमि सतह से लगभग 6000 मीटर तक होती है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र जो प्रसिद्ध है, कपास के लिए प्रसिद्ध है। धूसर और भूरी जमीनी अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि टॉपिक है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है सिंचाई में, और सबसे ज्यादा जो सिंचाई होता है वो आप ध्यान रखिएगा नलकूप के द्वारा लगभग 40% से ज्यादा सिंचाई होता है, जिसे ट्यूबवेल कह सकते हैं। कुएं द्वारा 20%, नहर द्वारा 25% और तालाब, झील आदि के द्वारा 5% होते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो कि हरियाणा, पंजाब में देखने को मिलता है, और ये एक तरह से हरिके बैराज से निकलता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि हरिके बैराज जो है
वो किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसकी स्थापना किया गया था 1948, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। देखिए, पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है मतलब कि जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसमें एक आधुनिक सिंचाई पद्धति होगा। जैसे ड्रिप प्रणाली जो है ये आधुनिक सिंचाई की प्रणाली होता है, और ड्रिप इरिगेशन मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि पौधों के जड़ों के पास पानी को इस तरह से रखा जाता है, वो पाइप के माध्यम से, जो बूंद बूंद करके पानी ड्रॉप होते रहता है, जड़ों में डायरेक्ट पहुंचता है, वैसे पानी वेस्ट नहीं होता है। यानी ये ड्रिप सिंचाई एक तरह से आधुनिक प्रणाली होता है, ना कि पारंपरिक सिंचाई प्रणाली। पारंपरिक सिंचाई प्रणाली में जैसे हम रेहद, चेंज पंप, या फिर सॉरी चेंज नहीं, चेन पंप कह सकते हैं, चेन पंप होता है। और एक होता है पर्सियन व्हील्स, ठीक है, पर्सियन व्हील या फिर नोरिया। नोरिया क्या होता है? तो बैल या फिर मानव द्वारा चलाया जाने वाला यंत्र होता है, उसे नोरिया कहा जाता है। तो ये सब पारंपरिक सिंचाई पद्धति होती थी, और ड्रिप प्रणाली आधुनिक है। राइट, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। हीराकुंड बांध बनाया गया महानदी पर, उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कलेश्वरम जो सिंचाई लिफ्ट परियोजना है वो तेलंगाना में स्थित है, ठीक है, तेलंगाना। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत परियोजना है वो राजस्थान में है। चंबल नदी पर दो दो और याद रखिएगा, गांधी सागर जो कि सबसे पहले बना था 1960 में, उसके बाद राणा प्रताप सागर 1970 में, और फिर आता है जवाहरलाल नेहरू जो कि परियोजना वो 1972 में। तो ये तीन आपको याद रखना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग क्वेश्चंस पूछ आते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना और दूसरी तरफ प्रदेश है। जैसे कोयना परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखेंगे। तवा परियोजना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, याद रहना है। और इसके बाद देखेंगे कि रिहंद जो परियोजना है ये आपका उत्तर प्रदेश में, और काकरापारा परियोजना गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखिएगा, अलग अलग पेपर में पूछे जाते हैं। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया, ठीक है, चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्या आता है उस पर नजर डालिए। नेक्स्ट है कि सही सुमेलन कौन सा है? तो देखिए, सही सुमेलन यहाँ पे किया गया है, क्योंकि ऑप्शन में मिलाया है तो यहाँ पे पूरी तरह से मिला करके दिया गया। भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज और ब्यास नदी के संगम पर है, तो या थोड़ा सा याद रखना। सॉरी ये नहीं, माफी चाहूंगा। मैंने आपको हरिके बैराज के बारे में बताया कि हरिके जो बैराज है वो पंजाब में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बना, लेकिन भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध ये आपका नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। ये चारों एकदम वीवीआई है, इसे याद रखें। राइट, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया सतलज नदी पर पंजाब में। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ठीक है, सबसे ऊंचा, जो कि कर्नाटक में है। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई कितनी है? लगभग 4000 मीटर। टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर, ठीक है, स्वामी रामतीर्थ सागर। पूछा सकता है कि स्वामी रामतीर्थ सागर किस बांध पर बनाया गया? तो टिहरी बांध पर। अच्छा, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी और बिलांगना नदी पर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि सैलालिम जो रिजर्व रिजर्व है वो आपका गोवा में पड़ता है। पोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। देखिए, मैंने आपको पोंग के बारे में कैसे आपको बताया, पीवी बराबर एनआरटी आप जानते हैं, ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस का समीकरण है। तो पोंग बांध, पी से पोंग बांध व्यास नदी पर। और रावी जो परियोजना है वो आपका मतलब रावी नदी पर थीन डैम बना है, रावी नदी पर थीन डैम। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, याद रहेगा, पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जो भूमि है वो तमिलनाडु में होता है। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई त्रिवेणी नहर से, और त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? गंडक नदी से। ये पेपर में हमेशा पूछा ही जाता रहता है, ठीक है, बीपीएससी के पेपर में आप देखोगे तो अलग अलग पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त नदी परियोजना गंडक परियोजना है। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। मैथन बेलपहाड़ी और तिलैया बांध बनाया गया बराकर नदी पर, ठीक है, बराकर नदी पर, यह इंपॉर्टेंट है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। दामोदर घाटी नगर जो नियम है
ये 1948 में बना था। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आज हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे और उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जो कि आपकी मर्जी है, करो ना करो, हमारा काम है अपना कराते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।